सारन गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अनूप कुमार शर्मा पिछले क्लास में क्लास 12th फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर में रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग ये पढ़े कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है उसमें किसी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये केस था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन हो, से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, ये पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, एक बार फिर से हम उसको बता दे रहे हैं। किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। एक स्पेशल केस ले रहे हैं, अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, वेरिएबल भी ले सकते हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इस केस में हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में किसी दो पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो कोई भी दो पॉइंट है, ये ए है और दूसरा ये पॉइंट बी है, तो ए का जो पोटेंशियल होगा और बी का जो पोटेंशियल होगा उसका डिफरेंस कितना होगा ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ के पोटेंशियल को भी ए मान लेते हैं और यहाँ के पोटेंशियल को भी बी मान लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ जाएं, तो ए से और बी ऐसे गए, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो x हो गया। तो चेंज इन पोटेंशियल, यहाँ से a से b गए, फाइनली हम लोग b पे गए, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल vb माइनस va, और ये निकल करके आएगा, ये होगा माइनस ई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है माइनस साइन भी रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एक्स जो डिस्प्लेसमेंट कराया गया वो इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, ये थीटा है। और इसका डेरिवेशन भी हम लोग पिछले क्लास में किए थे। और ये फॉर्मूला उसी केस में अप्लाई करेंगे जहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो ये हम लोग पोटेंशियल का चेंज निकाल सकते हैं किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में। फिर इसमें एक केस पढ़ा गया कि अगर इसका इसी का एप्लीकेशन देखते हैं। एक केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म है, तो यहाँ एक पॉइंट ए है और यहाँ एक पॉइंट बी। ए से बी हम लोग ऐसे गए इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, यहाँ के पोटेंशियल को भी ए मान लेते हैं, यहाँ के पोटेंशियल को भी मान लेते हैं, और ए से बी जो गए वो एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो चेंज इन पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस ई इंटू एक्स, और यहाँ पे cos 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम लोग का इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू हो गया, ये cos 0 1 हो जाएगा माइनस ई एक्स। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन निकाले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाए तो पोटेंशियल फॉल करता है, पोटेंशियल कम होता है। कितना से फॉल करेगा? ई इंटू एक्स से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट से। यहाँ से ये क्लियर है कि जो भी ए जो होगा वो ज़्यादा होगा भी बी से, और भी ए माइनस भी बी जो होगा वो हो जाएगा ई इंटू एक्स हो जाएगा। अगर भी बी माइनस भी एक्स इतना है तो भी ए माइनस भी बी इतना हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने से पोटेंशियल फॉल करता है और ऑपोजिट जाने से पोटेंशियल राइज करेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और ये कितना से फॉल या राइज करेगा? ई इंटू एक्स से, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। तो इस तरह से एक और केसेस में हम लोग पढ़े थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम लोग मूव करें, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर जाएं, ये पॉइंट ए है, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, ऐसे गए, कोई पॉइंट यहाँ पे बी है और ये पॉइंट ए है, तो यहाँ के पोटेंशियल को अगर बी ए मान लें,
यहाँ के पोटेंशियल को भी मान लें, तो चेंज इन पोटेंशियल भी माइनस ए हो जाएगा माइनस ई एक्स, जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स इंटू कॉस 90 डिग्री। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ से मिल गया भी ए माइनस भी बी इज इक्वल टू 0। यानी इन दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो 0 है। इसका मतलब है कि भी ए बराबर भी बी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ का होगा, वही पोटेंशियल यहाँ का होगा, वही पोटेंशियल यहाँ का होगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भले कांस्टेंट नहीं है लेकिन डायरेक्शन जो है वो फिक्स्ड है, डायरेक्शन फिक्स्ड है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम लोग जाए, ऐसे मूव करें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाए तो पोटेंशियल में चेंज आएगा, इधर जाए अपोजिट जाए तो पोटेंशियल में चेंज आएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, एक और फिगर बनाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और यहाँ एक पॉइंट ए है और ये परपेंडिकुलर लाइन, ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन पे हम लोग अगर मूव करेंगे तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा, वही पोटेंशियल यहाँ होगा, सेम पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब इस लाइन से अगर इधर जाएंगे तो पोटेंशियल फॉल करेगा, पोटेंशियल कम होगा, इधर जाए तब भी पोटेंशियल कम होगा। यानी इस पॉइंट से अगर इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ, इधर दाहिने तरफ हम लोग आगे जाए तो पोटेंशियल जो है वो कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग वाले डायरेक्शन में अगर जाए तो पोटेंशियल फॉल करेगा, ऐसे फॉल करेगा, इधर भी फॉल करेगा, इधर भी कम होगा पोटेंशियल। लेकिन अगर अपोजिट जाए, अलोंग जाए, जस्ट अलोंग जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, तो पोटेंशियल का जो चेंज होगा उसका रेट जो है वो सबसे ज्यादा इधर की तरफ होगा, है ना। और इधर जाने से क्या होगा, पोटेंशियल राइज करेगा, इधर जाने से पोटेंशियल राइज करेगा, इधर राइज करेगा, और राइज करने का जो रेट है वो सबसे ज्यादा होगा अगर अपोजिट जाए तब। ठीक है, यूनिफॉर्म रीजन में। तो ये हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस इस टॉपिक के नाम से ही क्लियर है, इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, है ना। कोई भी सरफेस हो, चार्ज है ना, अनचार्ज है तो पोटेंशियल तो सेम है ही, होगा ही, लेकिन अगर चार्ज भी है तो एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो, तो उसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। इट इज द surface of constant potential at every point, at each point of the surface. It is the surface of constant potential at each point of the surface. एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो, तो उसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। कोई एक सरफेस है, ये चार्ज सरफेस है, प्लस चार्ज है या फिर माइनस चार्ज हो,
तो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा ना। यहाँ जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा, वही पोटेंशियल यहाँ होगा, यहाँ होगा। और ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इस पे अगर चार्ज है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और इसी वजह से जब हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। तो अभी हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये चूंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे परपेंडिकुलर भी होगा। तभी तो हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। तो जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा। इस बात को याद रखेंगे। अब सपोज कर लें कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर परपेंडिकुलर होगा। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो भी परपेंडिकुलर है ना। हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर। इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस due to a point charge पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, है ना। एक अगर पॉइंट चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू हो या फिर माइनस क्यू हो तो उसकी वजह से पोटेंशियल कैसा। पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होगा। ठीक है, ऐसे और भी स्फीयर हम लोग बना सकते हैं इसकी वजह से। तो अगर यहाँ पे एक चार्ज प्लस चार्ज हो या फिर माइनस चार्ज हो और हम लोग को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो तो वो सरफेस जो होगा वो स्फीयर होगा, है ना। तो ये क्या होगा, स्फीयर होगा जिसके सेंटर पे ये चार्ज होगा। क्लियर है। और ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो हम लोग को एक ऐसा सरफेस बनाना है जिसपे ये सब लाइंस जो हो वो परपेंडिकुलर हो। हम लोग ये जानते हैं कि अगर एक प्लस चार्ज है तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे दिखाते हैं, चार्ज फील्ड लाइंस को ओरिजिनेट कराते हैं बाहर की तरफ। तो एक ऐसा सरफेस ड्रॉ करना है जिसपे ये सब लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर हो, है ना। ये सब जो भी लाइन इधर से ओरिजिनेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस लाइंस पर सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर हो। तो वो सरफेस क्या हो सकता है, वो स्फीयर ही होगा। जब हम लोग स्फीयर ड्रॉ करेंगे चार्ज को सेंटर में रख करके तो ये जो लाइंस होगा उस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा, वही पोटेंशियल यहाँ होगा, वही पोटेंशियल यहाँ होगा। तो सपोज कर लें कि ये यहाँ पे पोटेंशियल भी ए है तो यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा। ये एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर यहाँ पे इसका पोटेंशियल भी है तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी
VB होगा। क्लियर है? हालांकि VA जो होगा वो ज्यादा होगा VB से, लेकिन ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ ये, और ये एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। और यहाँ एक पॉइंट चार्ज है, सपोज कर ले प्लस चार्ज है यहाँ पे, तो यहाँ से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, इसी चैप्टर में। जो शुरू का जो दूसरा या तीसरा वीडियो होगा, लेक्चर होगा, उसमें ये बताया गया था कि जो पॉइंट चार्ज है वहां से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल का वैल्यू होता है 1/4πε0 Q/r, ठीक है। तो यहाँ भी एक पॉइंट चार्ज है और इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा 1/4πε0, ये चार्ज Q/r, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस छोटा है तो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो पोटेंशियल यहाँ पे कम होगा। डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ का पोटेंशियल VA जो होगा वो ज्यादा होगा VB से, और यहाँ जब VA है तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा VA होगा। यहाँ पे अगर VB है तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा VB है। और वैसे इस तरह से भी सोच सकते हैं कि इस चार्ज से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल भी सेम होगा। तो एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो तो उसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होगा और जो चार्ज होगा उसके सेंटर में रहेगा, ठीक है। तो ये केस हुआ। कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग दिखाते हैं स्ट्रेट लाइन से। क्लियर है? तो स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस एक प्लेन सरफेस होगा, प्लेन सरफेस होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? और इस प्रकार से हम लोग एक सरफेस बनाएंगे जो कि प्लेन सरफेस होगा, कि जिस सरफेस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हो। तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया फर्स्ट, और ये एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया सेकंड। यहाँ पे क्या होगा, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। इस सरफेस पे कुछ अलग पोटेंशियल होगा लेकिन वो पोटेंशियल हर जगह सेम होगा। तो इस सरफेस के पोटेंशियल को VA मान लेते हैं और यहाँ के पोटेंशियल को VB मान लेते हैं। अब ये सोचना है कि VA ज्यादा होगा या VB ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे VA का वैल्यू ज्यादा होगा VB से, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने से पोटेंशियल कम होता है। हम लोग यहाँ से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से इधर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा। यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। लेकिन यहाँ चूंकि VA है तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। तो ये प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो एक प्लेन होगा, और इस तरह से प्लेन होगा कि उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, ठीक है। नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस due to an electric dipole, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कैसा होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर हम लोग बना लें, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है सेम अमाउंट का। तो इस सिस्टम को हम लोग डाइपोल बोलते हैं।
अब ये देख लें कि अगर डाइपोल है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा, ये दोनों मिल करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे वो कैसा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता है ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ऐसे लाइन आता है। तो यहाँ से ये लाइन इस तरह से बनता है। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे कि अगर एक सिस्टम है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से बनेगा। यहाँ से ये लाइन निकल रहा है और फिर यहाँ आकर के खत्म होगा। पॉजिटिव चार्ज से ये ओरिजिनेट करता है और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट करेगा। अब एक ऐसा सरफेस इमेजिन करें, एक ऐसा सरफेस सोचे जिस सरफेस पे ये लाइन परपेंडिकुलर हो, है ना, ये सब लाइन परपेंडिकुलर हो। तो एक तो सरफेस हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ये जो दोनों चार्ज का जो को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसका जो इक्वेटोरियल प्लेन होगा, है ना, यानी ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो लाइन है, और एक ऐसा प्लेन इमेजिन करें जिस जो प्लेन इसके मिड पॉइंट से पास करे और उस पे ये लाइन परपेंडिकुलर हो। तो ये जो सरफेस होगा, ये जो सरफेस होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ये एक प्लेन सरफेस है ना, हम एक लाइन से दिखाए हैं लेकिन आप इसको एक प्लेन सरफेस समझिएगा। और ये सरफेस कैसा है, इक्वेटोरियल प्लेन, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। और इसलिए भी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, परपेंडिकुलर है सरफेस पे, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा इसकी वजह से। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लियर है। और भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बन सकता है। यहाँ एक ऐसा सरफेस आप कर्व सरफेस बना सकते हैं जिसपे ये सब लाइन परपेंडिकुलर हो, तो वो कुछ इस टाइप का सरफेस बनता है ऐसा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, है ना। और ये इस ढंग से सरफेस है कि जिसपे ये सब लाइन परपेंडिकुलर है हर एक पॉइंट पे, है ना, इसको ध्यान में रख करके ये सरफेस बनाया गया है। क्लियर है। और ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये सब कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक ना। सिंगल एक पॉइंट चार्ज होगा तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होगा। यहाँ दोनों चार्ज का एक सिस्टम है और उसकी वजह से हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसकी वजह से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये सब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्लियर है ये। अब हम लोग इस चैप्टर में कुछ और टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। पहला ये है कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। कंडक्टर के अंदर कोई भी कंडक्टर है वो चार्ज हो या अनचार्ज है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा, ठीक है ना। कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अगर कंडक्टर से करंट नहीं पास कर रहा है, व्हेन देयर इज नो करंट इनसाइड द कंडक्टर, है ना, अगर कंडक्टर के अंदर कोई करंट नहीं पास कर रहा है तो क्या होगा कि उस केस में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो होगा। A conductor has free electrons. As long as electric field is not zero, the free charge carriers would experience force and drift. In the static situation, the free charges
have so distributed themselves that the electric field is zero everywhere inside. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इनसाइड ए कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर है अगर इससे चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस ढंग से मूव करेगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो नहीं होगा तो क्या होगा कि ये सब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर हम लोग कोई कंडक्टर इमेजिन कर लें और ये इमेजिन करें कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो नहीं है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तब तक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो स्टैटिक सिचुएशन में क्या होगा, स्टैटिक सिचुएशन में होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक सिचुएशन का मतलब है कि चार्ज अगर मूव नहीं कर रहा है, तो चार्ज मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इंस्टेंट पे कंडक्टर के अंदर जीरो नहीं है तो ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से ये मूव करेगा और इस प्रकार से मूव करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कंडक्टर के सरफेस पे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, है ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे कि कोई भी कंडक्टर है या वो अनचार्ज है या चार्ज है, उसके इनसाइड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। नेक्स्ट है at the surface of charged conductor electrostatic field must be normal to the surface at every point। कोई भी कंडक्टर है और वो चार्ज कंडक्टर है, इस पे चार्ज है, तो ये कह रहा है कि इस कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा हर एक पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर ही होगा हर जगह, यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा, यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा, यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों परपेंडिकुलर होगा, है ना, इमेजिन करें इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल हम लोग बोल सकते हैं उसको, सरफेस पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है उसको नॉर्मल बोलते हैं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, या वेक्टर साइन को ये इसमें बोल्ड लेटर से लिखा गया, ये वेक्टर है, तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर नॉट नॉर्मल टू द सरफेस it would have some non-zero component along the surface। इमेजिन कर लें कि अगर कोई सरफेस है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, अगर तो अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा, है ना, ये कुछ एंगल मान लो थीटा एंगल से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे झुका हुआ है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के पैरेलल एक कंपोनेंट मिल जाएगा और सरफेस के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट मिल जाएगा, और इस कंपोनेंट की वजह से क्या होगा कि चार्ज मूव करने लगेगा, चार्ज जो होगा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये मूव करने लगेगा। तो उसी बात को ये कह रहा है कि फ्री चार्जेस on the surface of the conductor would then experience force experience करेगा and move, और वो move करेगा। In the static situation, therefore, E should have no tangential component। स्टैटिक सिचुएशन में क्या होगा, स्टैटिक सिचुएशन का मतलब है कि चार्ज मूव नहीं कर रहा है, उस सिचुएशन में जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, टेंजेंशियल, इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट कह रहा है, ये नॉर्मल कंपोनेंट हो गया, टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो होगा। अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो नहीं होगा तो चार्ज मूव करेगा, तो स्टैटिक सिचुएशन में टेंजेंशियल कंपोनेंट को जीरो होना पड़ेगा। दस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द चार्ज at the surface of a charged conductor must be normal to the surface at every point। ठीक है, for a conductor without any surface charge density field is zero even at the surface। ठीक है ना, तो ये जो टॉपिक है उसका जवाब यहाँ तक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर क्यों होता है ना।
तो चार्ज कंडक्टर चार्ज है और चार्ज स्टैटिक है ना, मूव नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही रहेगा। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो एक टेंजेंशियल कंपोनेंट मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इस टेंजेंशियल कंपोनेंट की वजह से चार्ज मूव करने लगेगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी याद रखेंगे। थर्ड है, द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। कोई भी कंडक्टर के अंदर एक्सेस चार्ज नहीं होता है, नेट चार्ज जीरो होता है स्टैटिक सिचुएशन में। तो पहले पॉइंट में हम लोग डिस्कस किए कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब इसमें कह रहा है कि कोई एक्सेस चार्ज यहाँ पे नहीं होगा। कोई भी आप वॉल्यूम लीजिएगा और उसमें टोटल चार्ज देखेंगे तो जीरो ही होगा, नेट चार्ज यहाँ पे क्यू जो होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब यही है ना। इन द इंटीरियर, इनसाइड बात कर रहा है, इनसाइड ऑफ द कंडक्टर, द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। एक्सेस चार्ज नहीं होगा। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कोई कंडक्टर है और यहाँ पे एक स्मॉल वॉल्यूम ले लें, ठीक है, और इसके लिए गॉस का लॉ अप्लाई करें। तो गॉस लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस। और हम लोग क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये कोई कंडक्टर हो गया और इस कंडक्टर के अंदर एक क्लोज सरफेस इमेजिन करते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस। क्लोज सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। और इसके लिए गॉस का लॉ अप्लाई करते हैं इस सरफेस के लिए। तो गॉस का लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। और ऐसा करने का मतलब हुआ कि क्लोज सरफेस के लिए इसको इंटीग्रेट कर रहा है। ये हो जाएगा क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज जीरो यहाँ पे नहीं हुआ, चार्ज अगर जीरो नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो कुछ ना कुछ एरिया है। ये हम लोग क्लोज सरफेस लिए हैं तो उसका कुछ एरिया है। यहाँ ये एलिमेंट्री एरिया हो गया। तो अगर हम लोग चार्ज इनसाइड जीरो नहीं लेंगे तो ये जो टर्म होगा वो जीरो नहीं आएगा, और जीरो नहीं आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं होगा। और हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि चार्ज कंडक्टर जो है ना, कंडक्टर के अंदर इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। इस वजह से चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा तो चार्ज भी जीरो होगा। जो नेट चार्ज होगा, टोटल चार्ज इनसाइड दिस क्लोज सरफेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, है ना। तो इसके अंदर जो होगा वो चार्ज जीरो होगा। इसको हम लोग इस ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और अगले क्लास में हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे, चैप्टर सेकंड का। अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं फिजिक्स चैप्टर सेकंड, फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर सेकंड है, और इसमें कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इस चैप्टर का नाम है। तो हम लोग जो पोटेंशियल वाला जो पार्ट था वो कवर कर लिए हैं। इसके बाद कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस डिस्कस किया जाएगा अगले क्लास में। तो इस क्लास के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।